हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी डेली ज्योग्राफी की क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले भौतिक प्रदेश में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को पढ़ा, जिसकी विशेषताएं पूरी देख ली। उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उसमें कौन सी प्रमुख नदी है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं और उसमें किस प्रकार की कृषि की जाती है, कितनी परसेंट जनसंख्या रहती है पूरे राजस्थान की, कितना परसेंट क्षेत्रफल कवर करता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और साथ में उसमें कौन कौन से प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, कौन सी पहाड़ियाँ किस आकार की पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी जनजाति है जो कौन सी कृषि करती है। और साथ में यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हम पूरा अध्ययन कर चुके थे। फिर हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश स्टार्ट किया था, अपना दूसरा भौतिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश किस रूप में उसका वर्गीकरण यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश उसका नाम किस प्रकार रखा है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी ऊंचाई के हिसाब से जब उसका निर्धारण किया गया तो ऊंचाई के आधार पर मैदान कितनी मीटर ऊंचाई तक होता है, और साथ में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, और साथ में कौन कौन सी उसमें नदियाँ बहती है, और कितनी परसेंट जनसंख्या, कितना परसेंट उसका क्षेत्रफल है, और साथ में पूरे मैदानी प्रदेश की कौन कौन सी विशेषताएं है, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और उसमें किस प्रकार की कृषि की जाती है, और सर्वाधिक कृषि किस माध्यम से होती है, कुएं से, नलकूप से, तालाब, आवड़ी आदि किस से होती है। तो हमने देखा था कि पूरे मैदानी प्रदेश में कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक कृषि होती है, और जनघनत्व की दृष्टि से देखें वो भी पूरे मैदानी प्रदेश आ जाता है। पूरे मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, जिसमें 500 से अधिक जनघनत्व वाला जिले जयपुर और भरतपुर आ जाता है, मैंने आपको बताया था। और बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, सबसे बड़ा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है। अगर आगे बात करना चाहें कि इसमें मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा आ जाती है पश्चिमी पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और वैज्ञानिक रूप से देखें तो एल्फी सोल मिट्टी आ जाती है। अगर फिर हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसके वर्गीकरण के अंतर्गत चंबल बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन और बनास बाणगंगा बेसिन, जिसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बाणगंगा, उसमें से हम माही बेसिन तो पढ़ चुके थे पीछे। अब आज बात करते हैं सबसे पहले चंबल बेसिन की। तो चंबल बेसिन में कौन कौन से जिले शामिल हैं, उसकी चंबल बेसिन की प्रमुख नदी कौन सी है, और चंबल बेसिन की क्या क्या विशेषताएं हैं, और साथ में चंबल नदी राजस्थान में क्या प्रवाह की उत्पत्ति राजस्थान में कहाँ होती है या नहीं होती, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, उसकी लंबाई कितनी है, और उस चंबल नदी पर कौन कौन से कोई बांध भी है वो उसका भी पूरा देखते हैं, और किस नदी में जाकर मिलती है उसका पूरा बात करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। और तो सबसे पहले बात करेंगे चंबल बेसिन। तो हमने बेसिन की परिभाषा जानी थी कि बेसिन का अर्थ होता है, बेसिन जो नदी प्रवाहित होती है उसके आसपास के क्षेत्र को बेसिन कहते हैं। तो चंबल बेसिन का अर्थ है कि चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र को चंबल बेसिन कहते हैं। अगर इसमें चंबल नदी कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो जिलों की अगर हम बात करें तो कोटा आ जाता है, बूंदी आ जाता है, बारा आ जाता है, कोटा, बूंदी, बारा आ जाता है, टोंक आ जाता है, सवाई माधोपुर और धौलपुर आ जाता है। इस प्रकार चंबल बेसिन में ये जिले आ जाते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर। अगर नेक्स्ट विशेषता की बात करें कि चंबल नदी की किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो नवीन काप मृदा मिट्टी पाई जाती है। और अगर बात करें चंबल नदी राजस्थान में उद्गम होता है, तो चंबल नदी का अगर उद्गम देखें तो एमपी में होता है जानापाव की पहाड़ी से। और अगर आपसे चंबल नदी की टोटल लंबाई पूछी जाए तो 480 किलोमीटर है। और प्रश्न बनेगी राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश, चंबल नदी का प्रवेश कहाँ से होता है, तो चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है। और अगर आपसे बात पूछी जाए चंबल नदी के संदर्भ में, तो चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए, तो चंबल नदी पर 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए थे। गांधी सागर बांध सबसे पहले एमपी में है, राणा प्रताप सागर आ जाता है, और तीसरा बात करें तो जवाहर सागर बांध आ जाता है कोटा में, और बात करें तो कोटा बैराज, यानी 4 बांध चंबल नदी पर हो गए। फिर आपसे पूछा जाए कि कोटा बैराज कौन से चरण में बना, गांधी सागर बांध कौन से चरण में बना, राणा प्रताप सागर बांध कौन से चरण में बना। और बात करें कि
यानी चंबल नदी और या फिर पूर्वी मध्य प्रदेश में किस प्रकार की आकृति पाई जाती है। तो चंबल नदी में हम बात करेंगे कि चंबल नदी के प्रवाह के कारण जो अवनालिका अपर्दन के निर्माण से उत्खात स्थलाकृतियाँ का निर्माण हुआ है। और साथ में बात करें चंबल नदी में किस प्रकार की मिट्टी है, तो नवीन जलोढ़ मृदा मैंने बता दी, क्योंकि चंबल नदी प्रवाहित होती है जिससे नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और बात करें कि यानी चंबल नदी में अवनालिका अपर्दन होते हैं, जहाँ पर अवनालिका अपर्दन बहुत अधिक गड्ढे का निर्माण करती है। चंबल नदी जब प्रवाहित होती है तो वहाँ पे बीड़ का निर्माण हुआ है, बीड़ का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत उस धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर एरिया में डाकू निवास करते हैं, जिसे दस्यु भी कहा जाएगा, दस्यु भी कहते हैं। और बात करें कि डांग प्रदेश में शामिल आपसे जिले भी पूछे जा सकते हैं, सर्वाधिक विस्तार कौन से जिलों में है। इस प्रकार हम आज चंबल बेसिन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चंबल बेसिन का क्या अर्थ है। चंबल बेसिन का अर्थ है कि चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है वो चंबल बेसिन में आ जाता है। अब बात करें कि चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र हो गया। अब बात करें कि चंबल नदी के शामिल जिले कौन कौन से आ जाते हैं, तो कोटा आ जाता है, बूंदी आ जाता है, बारा आ जाता है। कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर आ जाता है। और बात करें तो धौलपुर आ जाता है। अब नेक्स्ट विशेषता की बात करें चंबल बेसिन में कि इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, नवीन कांप मृदा या नवीन जलोढ़ मृदा भी मिल सकता है आपको नाम। अगर चंबल नदी की मिट्टी, चंबल बेसिन में मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो नवीन जलोढ़ मृदा आ जाती है, नवीन जलोढ़ मृदा, या दूसरा नाम कांप मृदा भी नाम मिल सकता है, कांप मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण नदी के प्रवाहित होने से निर्माण होता है। अब अगर नेक्स्ट विशेषता की बात करें कि ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और बात करें इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो वो जानापाव की पहाड़ी, एमपी से होता है, जानापाव पहाड़ी, ठीक है। ये होगी जानापाव की पहाड़ी, एमपी से। बात करते हैं राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो चौरासीगढ़ स्थान पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अगर बात करें कि कौन कौन से जिलों में बहती है, तो फिर ये चंबल नदी जाकर इटावा के आसपास यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी। तो ये उद्गम स्थल हो गया चंबल नदी का उद्गम स्थल। और अगर चंबल नदी के मुहाने की बात करें, तो इटावा में आ जाता है मुहाना, जहाँ पर कोई नदी आकर दूसरी नदी में मिलती है वहाँ मुहाना, उसे मुहाना कहते हैं। तो चंबल नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है यूपी के इटावा शहर में। अब बात करेंगे चंबल नदी चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश होगी। अगर प्रवाहित कौन कौन से जिलों से चंबल नदी कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, चौरासीगढ़, चित्तौड़ से प्रवेश कर लेती है राजस्थान में। प्रवेश के बाद में चंबल नदी बूंदी के बाद में कोटा आ जाता है। कोटा के बाद में अगर बात करें तो सवाईमाधोपुर आ जाता है। सवाईमाधोपुर के बाद में बात करें तो करौली आ जाता है और धौलपुर आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार चंबल नदी चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और फिर बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर और करौली और धौलपुर, इस प्रकार ये प्रवाहित होती है। अब बात करें इस पर चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो चंबल नदी पर सबसे पहले बात करें तो ये गांधी सागर बांध आ जाता है, गांधी सागर बांध आ जाता है, गांधी सागर बांध आ गया। बाद में दूसरे नंबर पर बात करें कि कौन सा बांध आ जाता है, राजस्थान में पड़ता है, जो कि राणा प्रताप सागर बांध आ जाता है, राणा प्रताप सागर बांध, राणा
प्रताप सागर बांध आ जाता है। अब बात करें नेक्स्ट तीसरा बांध कौन सा है, तो जवाहर सागर बांध आ जाता है। जो कि चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बनाए गए, जवाहर सागर बांध आ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो कोटा बैराज आ जाता है, ये भी कोटा में, कोटा बैराज। ठीक है, ये हमने चंबल नदी पर उद्गम स्थल देख लिया, राजस्थान में प्रवेश की संख्या देख ली, और कौन कौन से जिलों से प्रभावित होती है, कौन कौन से इस पर बांध बनाए गए हैं, कौन सी नदी में जाकर मिलती है, इसकी चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट अगर बात करना चाहें कि टोटल इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई की अगर बात करें तो 480 किलोमीटर आ गई है। इसको आगे हम अपवाद अंतर में पूरा पढ़ेंगे, कौन कौन से ज़िले से, यानी कितनी राजस्थान में कि टोटल कितनी प्रवाहित किलोमीटर में प्रवाहित होती है, एमपी में कितने किलोमीटर है, फिर यूपी में कहाँ पर जाकर उसमें मिलती है यमुना नदी में। अब बात कर ली हमने जानापाव की पहाड़ी, यानी उद्गम हो गया और यमुना नदी में जाकर मिल गई। 84 से राजस्थान में प्रवेश हो गया, जानापाव की पहाड़ी से उद्गम। और अब बात करें कि चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र से किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, तो सबसे पहले आ जाता है बीड़। इसके हमारे सामने एक नाम देखने को मिलता है बीड़। तो बीड़ का क्या अर्थ है, बीड़ का अर्थ जानते हैं। चंबल नदी जब अवनालिका अपर्दन से निर्मित बहती है, यानी चंबल नदी जब मान लो ये अपनी नदी बह रही है, ये नदी दिख रहा होगा आपको, ये चंबल नदी इस साइड से बह रही है। जब इसका प्रवाह तेज है, ये प्रवाह में बहती है, तो इसकी दबाव यानी पानी के प्रेशर से ये साइड में मैदान यानी आसपास के एरिया में बहती है, चली जाती है थोड़ी। तो जब इसके आसपास अवनालिका के रूप में जो ये अवनालिका के आकार की जो ये संरचना या आकृति बनती है, इसके निर्माण से बीहड़ का निर्माण होता है, कात स्थलाकृति बन जाती है, जिससे यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं इसके आस में, क्योंकि पानी अधिकता होने के कारण यहाँ घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिससे जंगल का निर्माण होता है। ठीक है, ये जंगल हो गए, हरे पेड़ पौधे हो गए, जिससे यहाँ के बीहड़ के आकार का रूप ले चुकी है, यानी इसके आसपास बीहड़ के रूप में स्थिति हो गई है, जिससे चंबल नदी के आसपास जो प्रदेश है उसमें डाकू निवास करते हैं, सदस्यु। ठीक है, अब बात करें कि इसके बीहड़ का क्या अर्थ है। बीहड़ चंबल नदी द्वारा जो अवनालिका अपर्दन से जो स्थलाकृति का रूप हुआ है, जिससे जंगल बने, वो बीहड़ की श्रेणी में आते हैं। तो बात करें बीहड़, तो बीहड़ की बात करें तो चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति, जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। मैंने आपको बतलाया कि चंबल नदी जब प्रवाहित होती है तो इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है। अब हमारे सामने 2 शब्द और देखने को मिलते हैं कि डांग और खादर। तो बीहड़ में जो स्थित उच्च भूमि है वो डांग की कहलाती है, डांग, और ये जो निम्न भूमि का आकार दर्शा रही है ये क्या कहलाती है, खादर। जब बीहड़ में स्थित उच्च भूमि को डांग और बीहड़ में जो स्थित निम्न भूमि है उससे क्या कहते हैं, खादर। अगर हम खादर का सर्वाधिक विस्तार की बात करें कि किस बेसिन में, तो चंबल बेसिन आ जाती है, और इस खादर में नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है, क्योंकि चंबल नदी के प्रवाह से नवीन मिट्टी आती रहती है। तो इसका सर्वाधिक विस्तार की बात करें खादर की, सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक विस्तार आ जाता है चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन में अगर इसमें मिट्टी की बात करें कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पे पेड़ पौधे
पाए जाते हैं। ठीक है, ये होगी खादर। अब दूसरा मैंने बताया आपको डांग। डांग क्या होता है? ये तो चंबल बेसिन, सर्वाधिक विस्तार चंबल बेसिन में हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बी हेड, वो पॉइंट में आपको लिखा देता हूँ, पीछे लिखा नहीं होगा, मैं लिखा देता हूँ वो। तो पहले देख लेते हैं डांग क्या होता है। डांग, डांग का अर्थ है कि बीएड में जो स्थित उच्च भूमि क्षेत्र है, जो बीएड में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र है, वहाँ पर डाकू या दस्यु निवास करते हैं। ठीक है, यानी इसकी बात हम लिखना चाहें तो बीहेड में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र डांग, उच्च भूमि क्षेत्र को ही डांग कहते हैं। अगर बात करें कि यहाँ सर्वाधिक दस्यु, डाकू, जिसका दूसरा नाम है दस्यु, निवास करते हैं। अब बात करें कि डांग प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल है, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले डांग प्रदेश में शामिल हो जाते हैं। अगर सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक बीएड पूछे कि किस जिले में, तो वो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। अगर सबसे पहले मैं एक बात और लिखा हूँ आपको, बीहेड क्या है और यानी डांग क्या है और खादर क्या है। तो बीएड में जो उच्च भूमि क्षेत्र है उसे डांग, बीएड में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र, और निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं, खादर। तो निम्न, बीएड में स्थित निम्न भूमि को खादर, ये खादर होगी। इसको यहीं लिख लो ना, इस पॉइंट को, निम्न भूमि क्षेत्र। बीएड में स्थित, बीएड में स्थित निम्न भूमि क्षेत्र, और जो डांग है वो बीएड में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, ये उच्च भूमि क्षेत्र हो गया, ये निम्न भूमि क्षेत्र खादर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करें कि इस डांग प्रदेश यानी डांग का सर्वाधिक, डांग प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार किस जिलों में, डांग प्रदेश का, प्रदेश में शामिल जिले कौन से हैं और इसका सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है। डांग प्रदेश में शामिल जिलों की बात करें, शामिल जिले, तो वो शामिल जिले आ जाते हैं धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये हो गई किस में, डांग प्रदेश में शामिल धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अब बात करें कि सर्वाधिक भीड़ राजस्थान में किस जिले में, सर्वाधिक भीड़ की आपसे पूछा जाएगी, सर्वाधिक भीड़, भीड़, सर्वाधिक भीड़ राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं, तो वो जिला आ जाता है धौलपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक भीड़ का विस्तार किन किन जिलों में है, तो विस्तार अगर पूछा जाए सर्वाधिक भीड़ और सर्वाधिक विस्तार पूछ लिया जाए, साथ ही सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है, जो कि सवाई माधोपुर आ जाता है, सवाई माधोपुर आ जाता है। अब अगर बात करें कि एक प्रश्न कई बार बन चुका है अभी तक कि बीहेड की रानी किसे कहते हैं, किस जिले को कहते हैं बीहेड की रानी, बीहेड की रानी, तो वो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है करौली। ठीक है, क्योंकि करौली डिस्ट्रिक्ट में बीएड बहुत ही संख्या में है। अब बात करते हैं कि बीएड की रानी करौली हो गई और सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। और पूछा जाए कि शामिल टोटल जिले कौन कौन से हैं, तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आ जाता है। अब बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट बात करें कि मैप में दर्शा लेते हैं थोड़ी। चंबल नदी आपको बताया नहीं, चंबल नदी 84गढ़ चित्तौड़ से बहती राजस्थान की, यानी जानापाव पहाड़ी 84गढ़ चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी से सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी में मिल जाती है, जो मोहना इटावा के पास में यमुना नदी आ जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की, कांठल यानी चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी से 84गढ़ चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से बहती हुई कहाँ चली जाती है, यमुना नदी में। इस प्रकार ये डिस्ट्रिक्ट 4 हो गई।
अगर आपसे पूछा जाए फिर नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं हम चंबल बेसिन की। तो चंबल बेसिन में क्या कि जो डाकू है, इस डाकू या दस्यु है, उसे समाज के अंतर्गत उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अर्थात डाक या दस्यु को मुख्य समाज में जोड़ने के लिए यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा दो कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन दोनों कार्यक्रम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इन कार्यक्रम कौन कौन से कार्यक्रम है इनकी हम चर्चा करें तो सबसे पहला कार्यक्रम आ जाता है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दो कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसके फर्स्ट आ जाता है डांग क्षेत्र कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है कि जो चंबल बेसिन में जो डाक या दस्यु निवास करते हैं उसे विकसित करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। यह कार्यक्रम की बात करें किसके द्वारा संचालित है तो ये राज्य सरकार के द्वारा है, राज्य सरकार द्वारा संचालित है। अब बात करें कि कौन कौन सी राज्य सरकार द्वारा संचालित, अगर अब बात करें कि ये किस किस डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये राजस्थान की सरकार के द्वारा संचालित है। अब बात करें कि कब शुरू किया गया था, ये कार्यक्रम 2004 में शुरू हुआ था। अब बात करें कि इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम किन किन जिलों में शुरू किया गया था, टोटल 8 जिलों में शुरू किया गया है। अब बात करें ये 8 जिले कौन कौन से हैं तो ये राजस्थान के 2 संभागों के जिले, एक तो भरतपुर संभाग आ जाता है और दूसरा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग आ जाता है। ठीक है, अब बात करें कोटा संभाग की तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आ जाते हैं। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट भरतपुर संभाग की तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, इस प्रकार ये तो हो गए डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल जिले और कोटा संभाग के 4 जिले हो गए। टोटल डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 4 जिले शामिल हो गए और 4 ही जिले कोटा संभाग के, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और साथ में भरतपुर संभाग और कोटा संभाग, ये भी भरतपुर संभाग है। ठीक है, और ये कोटा संभाग हो गया जिसके 4 जिले हो गए। 2004 में ये कार्यक्रम, ये एग्जाम में डेट कई बार पूछी जा चुकी है कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, 2004 में, और राज्य सरकार के द्वारा यह संचालित है। इसमें भरतपुर और कोटा संभाग के टोटल 8 जिले हैं। अब बात करें एक दूसरा कार्य और बताया था आपको मैंने, उसका नाम आ जाता है कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। बात करें ये कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब से शुरू किया गया और किस सरकार के द्वारा संचालित है तो यह आ जाता है केंद्र सरकार द्वारा। अब बात करें केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो गया संचालित। अब बात करें कि ये किस वर्ष शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 1989 में। अब बात करें ये किन किन जिलों में शुरू है, 1989 में और राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। ये कार्यक्रम 8 जिलों में संचालित है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट विशेषता की हम, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने मित्रों तक पहुंचाओ और आप भी डेली क्लास लिया करो जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। और अपनी करंट की क्लास सुबह 6 बजे डेली आती है और साथ में हम राजस्थान के जो भी चर्चित मुद्दे हैं जैसे अभियान कौन कौन से राजस्थान में संचालित हैं, राजस्थान का मंत्रिमंडल में कौन क्या है और राजस्थान की जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति वर्तमान समय में कौन हैं और साथ में राजस्थान की अभियान हो गई, योजनाएं हो गई, उनका वीडियो भी स्पेशल आपको मिल रहा है करंट के साथ साथ में। अभी तक आपने प्लेलिस्ट खोल के चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट खोल कर चेक कर सकते हो। और बात करें अपनी नेक्स्ट विशेषता यानी कांदरा क्षेत्र विकास कार्य किन किन जिलों में शुरू है तो ये भी भरतपुर संभाग आ जाता है। 2 संभाग में संचालित है, भरतपुर संभाग और
कोटा संभाग। अब टोटल जिलों की बात करें तो 4 जिले कोटा संभाग के आ जाते हैं और 4 जिले ही अपने भरतपुर संभाग के आ जाते हैं। अगर 4 जिलों की बात करना चाहे तो वही 4 जिले भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली आ जाते हैं। इसमें कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़, नहीं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आ जाते हैं। अगर जिले आप लिखना चाहो तो कोटा आ जाता है, बूंदी आ जाता है, बारा आ जाता है और झालावाड़ आ जाता है। ये तो 4 जिले हो गए कोटा संभाग की। अगर भरतपुर की लिखना चाहे तो भरतपुर, ये तो लिखा है भी आपको, भरतपुर, धौलपुर। अगर आपने पीछे के अभी तक संभाग की वीडियो नहीं देखे हैं कि कौन सा संभाग कब बना, किसके द्वारा संभाग की व्यवस्था चालू की गई, किसने बंद की थी, पुनः शुरू किसने की थी, और नवीनतम संभाग किसने बनाया, नवीनतम जिला किसके काल में बना, ये पूरी बात पीछे हो चुकी। राजस्थान की अवस्थिति विस्तार में सामान्य परिचय के अंतर्गत ही आ गया टॉपिक। बात करें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले भरतपुर संभाग में आ जाते हैं, सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये 4 जिले। अब बात करेंगे इन दोनों कार्यक्रम का, यानी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और कंदरा सुधार विकास कार्यक्रम। ये एग्जाम में दोनों कई बार पूछा गया क्वेश्चन, और इनकी जो ये शुरू किया गया था ये डेट भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अगर मैं इन दोनों कार्यक्रम का उद्देश्य बताऊँ आपको कि इन दोनों कार्यक्रम चलाने का क्या सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा होगा जिससे ये कार्यक्रम चंबल बेसिन के अंतर्गत चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं चंबल बेसिन में, हमने चर्चा कर रहे हैं कि जो ये 2 कार्यक्रम है इनका उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य की बात करें कि कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो मैंने आपको बताया कि अपने चंबल बेसिन में जो डाकू या दस्यु निवास करते हैं उनको समाज के अंदर मुख्यधारा यानी समाज की और जो शिक्षित वर्ग है उसके साथ सामंजस्य, यानी उनकी यानी वो जिस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं पढ़कर शिक्षा लेकर, तो उसी प्रकार से इन जो डाकू हैं उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। दोनों कार्यक्रम का एक साथ ही लिख लेते हैं। दोनों कार्यक्रम का क्या उद्देश्य, दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य है, बस एक ध्यान रखना, एक केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है तो दूसरा राज्य सरकार के द्वारा, यानी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम अपने राज्य सरकार राजस्थान के द्वारा और कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा 1989 में शुरू किया गया था। अगर बात करें दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य, तो दोनों कार्यक्रम को डाकू, दूसरा नाम दस्यु, ठीक है, को समाज की मुख्य धारा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि पिंटू जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। और अगर आपको कोई और किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके भी बता सकते हो कि हमें किस प्रकार की समस्या है और किस प्रकार का वीडियो और चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों कार्यक्रम को डाकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, अर्थात इसका दूसरा धारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, मुख्य धारा से जोड़ना। अगर इसका दूसरा अर्थ लेना चाहें अर्थात, तो अर्थ आ जाता है समाज में उनका आर्थिक और सामाजिक विकास करना, यानी समाज में डाकुओं का आर्थिक व सामाजिक विकास करना। अब बात करें कि एक अपनी जो चंबल बेसिन है यानी कंदरा परियोजना भी चलाई जा रही है चंबल बेसिन में, तो जो उसका कार्य ये है, सबसे पहले देखिए वह कंदरा परियोजना किसके द्वारा संचालित है, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। वो बीड़ भूमि को, यानी कंदरा परियोजना के अंतर्गत जो बीड़ भूमि के अंतर्गत भूमि आ रही है उसको रोकथाम के लिए वो परियोजना चलाई जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए कंदरा परियोजना कहाँ चलाई जा रही है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में यानी चंबल बेसिन में आ जाती है कंदरा परियोजना का संबंध किससे है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश से हो जाता है। और अगर थोड़ा बहुत और डीप में पूछे तो चंबल बेसिन से आ जाता है। अब बात करें केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, यह परियोजना भी केंद्र सरकार द्वारा
केंद्र सरकार द्वारा हो गई। बात करें इसका उद्देश्य क्या, तो ये बीड़ भूमि में लगातार विस्तार बढ़ता जा रहा है। बीड़ भूमि को रोकने के लिए, बीड़ भूमि को रोकने के लिए, ठीक है, ये हो गई अपना केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित है, केंद्र सरकार के द्वारा, और बीड़ भूमि का जो विस्तार है उसको रोकने के लिए हो जाती है कंदरा परियोजना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सी क्या विशेषता बच जाती है, तो यानी कंदरा परियोजना देख ली हमने, और साथ में जो 2 कार्यक्रम थे उसकी भी पूरी बात चर्चा कर चुके हैं। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और दूसरा डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। भेड़ की रानी, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भेड़ की रानी किसे कहते हैं, तो करौली को। सर्वाधिक भीड़ का विस्तार आपसे पूछा जाए तो धौलपुर आ जाता है। सर्वाधिक भीड़ पूछा जाए तो धौलपुर, और विस्तार की बात करें तो सवाईमाधोपुर और डांग प्रदेश में शामिल जिले पूछे जाए तो धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर आ जाते हैं। इस प्रकार हमने डांग प्रदेश के बारे में देख लिया। और अगर डांग और खादर में आपसे अध्ययन किया जाए, अंतर करवाया जाए, तो खादर तो बीड़ में स्थित जो निम्न भूमि है, ये भूमि तो खादर और डांग जो उच्च भूमि क्षेत्र वो डांग की श्रेणी में आता है। अब बात करें नेक्स्ट और क्या पढ़ा था हमने, तो चंबल बेसिन में चंबल नदी का उद्गम स्थल देख लिया था, जनापाव से और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में प्रवाहित होते हैं, और 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस पर 4 बांध बनाए गए हैं, राणा प्रताप सागर, कोटा बिराज, और कोटा बिराज हो गया, और जवाहर सागर हो गया। इसके बांध वो लिख लेते हैं। चंबल नदी पर बांध, चंबल नदी पर स्थित बांध, तो बांध आ जाते हैं गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। दूसरे बांध की बात करें जवाहर सागर बांध, नहीं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध आ जाता है, राणा प्रताप सागर बांध आ जाता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है जवाहर सागर बांध, और चौथा बांध की बात करें तो कोटा बिराज आ जाता। ये बांध कोटा में आ जाते हैं, कोटा में, ठीक है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में आ जाता है, और गांधी सागर बांध एमपी में आ जाता है, एमपी और रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। इस प्रकार आज हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत चंबल बेसिन का अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं, चंबल बेसिन का अध्ययन हो गया। अगर हम बात करना चाहिए नेक्स्ट अपनी बनास बाणगंगा बेसिन का, बनास बाणगंगा बेसिन में कौन कौन से जिले शामिल हैं, और तो बात करते हैं बनास बाणगंगा बेसिन की। वर्गीकरण में मैंने 3 बेसिन बताए थे, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले चंबल बनास बाणगंगा बेसिन में। तो बनास बाणगंगा बेसिन का तात्पर्य बनास और बाणगंगा नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो ही बनास बाणगंगा बेसिन कहलाता है। अगर बात करें कि इसके अंतर्गत मुख्य नदी की बात करें बनास बाणगंगा में, तो बनास और बाणगंगा नदी हो जाती है। अब बात करें इसमें कौन कौन से मैदान है, तो बनास बाणगंगा बेसिन में एक तो रोही का मैदान आ जाता है जो जयपुर से अपने भरतपुर के मध्य स्थित है। अगर बात करें कि यह किस प्रकार का मैदान है, तो उपजाऊ मैदान है। और बात करें कि इसका दूसरा क्या नाम दिया जा सकता है, तो रोही दोआ प्रदेश आ जाता है। दोआब का अगर अर्थ देखें तो 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र, यानी दोआब, 2 नदियों का मध्य का प्रदेश आ जाता है। अगर दूसरे मैदान की हम बात करें तो बनास बाणगंगा बेसिन में मालपुरा करौली का मैदान आ जाता है। मालपुरा करौली का मैदान जो कि टोंक से करौली के मध्य का बनास बाणगंगा नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है वो आ जाता है मालपुरा करौली में। मालपुरा टोंक में पड़ता है। फिर बात देखें कि तीसरा अपना मैदान आ जाता है पिंड मार्ट का मैदान जो कि देवगढ़ राजमंद से भीलवाड़ा के मध्य है, ठीक है। बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान आ जाता है।
फिर हम बात करें खिराड़ प्रदेश की, जो कि मालखिराड़ यानी जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम मैप में दर्शा लेते हैं थोड़ा कौन सा प्रदेश कहाँ पर है और उसमें कौन कौन सी नदियाँ आ जाती है। तो ये तो हो गया अपना चंबल, मैंने आपको चंबल नदी बताई थी जानापाव की पहाड़ी से। अब बात करते हैं बनास नदी। तो बनास नदी राजसमंद जिले से निकलती है। राजसमंद जिले के निकलने के बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर से प्रवाहित होती हुई टोंक से बहते हुए फिर निकल जाती है चंबल नदी में मिल जाती है सवाई माधोपुर में, जो कि ये स्थान पड़ता है रामेश्वरम। ठीक है, ये रामेश्वरम अपना स्थान हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट नदी कौन सी है। तो नेक्स्ट नदी की हम बात करते हैं तो ये जयपुर से बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है। बाणगंगा नदी निकलकर दौसा, दौसा में प्रवाहित होती है। दौसा के बाद में भरतपुर, भरतपुर से किस नदी में, यमुना नदी में जाकर गिर जाती है। अब बात करें रोही का मैदान। तो रोही के मैदान की बात करें तो मैंने आपको बताया था, पहले देख लेते हैं मालपुरा का मैदान। तो मालपुरा का मैदान बाणगंगा और किस नदी के, चंबल नदी के मध्य का भाग आ जाता है। ये मैदान हो गया मालपुरा का मैदान। ठीक है, मालपुरा का मैदान आ जाता है। अब बात करें नेक्स्ट रोही का मैदान। तो रोही का मैदान जयपुर से, रोही का मैदान जयपुर से स्टार्ट होता है और भरतपुर तक। ठीक है, जयपुर से रोही का मैदान आ जाता है। यह आ जाता है रोही का मैदान, या दोवा प्रदेश भी कहते हैं रोही का मैदान। ठीक है, अब बात करें खेराड़ प्रदेश। खेराड़ प्रदेश के क्षेत्र में आता है। तो खेराड़ प्रदेश आ जाता है जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य, टोंक से जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य खेराड़ प्रदेश। तो ये अपना हो गया भीलवाड़ा से, ये प्रदेश कौन सा हो गया, खेराड़ प्रदेश। ये खेराड़ प्रदेश की श्रेणी में आ जाता है। अब बात करें नेक्स्ट पिंड बांट का मैदान। तो पिंड बांट का मैदान का देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य, यानी राजसमंद से कहाँ पर, भीलवाड़ा के मध्य आ जाता है पिंड बांट का मैदान। तो ये राजसमंद हो गया, ये भीलवाड़ा हो गया, ये हो गया पिंड बांट का मैदान। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट विशेषता की। तो मैंने मालपुरा का बता दिया, रोही का बता दिया, खेराड़ प्रदेश बता दिया और पिंड बांट का मैदान बता दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसको लिखते हैं कौन सा प्रदेश में कौन कौन सा प्रदेश है। तो बात करें सबसे पहले रोही का मैदान। रोही का मैदान, अगर रोही के मैदान की बात करें तो जयपुर से भरतपुर के मध्य आ जाता है। जयपुर से भरतपुर के मध्य और बाणगंगा और यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र बाणगंगा व यमुना नदी के मध्य का भाग। अगर बात करें ये उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान की श्रेणी में आता है। ठीक है, उपजाऊ मैदान। अब बात करते हैं दूसरा प्रदेश, वो आ जाता है मालपुरा। इसकी विशेषता देखते हैं, पहले तो देखते हैं कहाँ तक मालपुरा करौली का मैदान। अगर इसकी बात करें तो ये मालपुरा टोंक से, मालपुरा टोंक से कहाँ तक, करौली तक। मालपुरा टोंक से करौली तक। अब बात करें मालपुरा करौली का मैदान है, ये किस नदियों के मध्य है। तो ये आ जाता है अपनी बनास और बाणगंगा नदी के मध्य। अभी मैंने आपको मैप में समझाया पूरा, बनास और बाणगंगा नदी के मध्य आ जाता है। ये भी उपजाऊ मैदान है। अब बात करते हैं तीसरा प्रदेश, जो कि पिंड मांड का मैदान आ जाता है। अब बात करें यह किन के नदियों के मध्य है।
तो ये आ जाता है देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य, और बनास नदी द्वारा ये निर्मित प्रदेश आता है देवगढ़ राजसमंद से। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान आ जाता है। बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना प्रदेश, मैंने आपको एक प्रदेश और बताया, खेराड़ प्रदेश आ जाता है। खेराड़ प्रदेश आ जाता है। इसमें विस्तार देखेंगे ये किस किस के मध्य, तो है जांजपुर भीलवाड़ा से, मैंने आपको बताया अभी, जांजपुर भीलवाड़ा से किसके मध्य, टोंक के मध्य आ जाता है। अब बात करें कि यह किस नदी के द्वारा निर्मित है, तो यह भी बनास नदी के द्वारा निर्मित आ जाता है। बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान आ जाता है। इस प्रकार हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और हाड़ौती का पठार का भी अध्ययन कर लिया, अर्थात दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश का भी अध्ययन कर लिया और पूर्वी मैदानी प्रदेश का। इस प्रकार हमने राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और साथ में अगर आपको और बता दूँ, कल हम राजस्थान की अरावली पर्वतीय प्रदेश को स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखेंगे सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस जिले में है, सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में विस्तार है, इसकी उत्पत्ति अरावली पर्वतीय प्रदेश की कब हुई और किस काल में हुई। इस प्रकार कल हम अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।